So Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes and today we have 12 topic for the discussion. पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द यूएस चार्जेज इंडिया फॉर द प्लॉट ऑफ द मर्डर ऑफ द पन्नू. तो ये तो कंटिन्यूसली पढ़ ही रहे हैं कि क्या है. द सेकेंड टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द मोदी टू विजिट रसा नेक्स्ट वीक टू द टेक पार्ट इन टू द ब्रिक्स समिट. तो ब्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ब्रिक्स? इसमें 5 डेवलपिंग मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो बड़े भी हैं, जिनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जैसे बी से ब्राज़ील हो गया, वो अपने कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा है. रशिया सबसे बड़ा है. इंडिया एंड चाइना सबसे बड़ा है. और साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ अफ्रीका, सब अपने अपने कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े नेशन हैं, इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन भी और बाय द एरिया. ठीक है. हाँ, अभी तो इंक्रीज किया है. क्या क्या इंक्रीज किया है अभी? बहुत अच्छा, ये तो काफी पढ़ाई कर रही हो. अच्छा, ये देखिए कितना मतलब एकदम अप टू डेटेड. दैट इज द वेरी गुड थिंग. ओके, तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है. तो दिस इज द थिंग. Then we will study that the House panel to discuss the readiness to the deal with the non-kinetic warfare. तो non-kinetic warfare क्या है इसमें? What is the non-kinetic warfare? 21 पेपर से रिलेटेड है. जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, लड़ाई झगड़ा उसी में है. इंटरनल सिक्योरिटी कैसे हम बचाएं. क्या है नॉन काइनेटिक? काइनेटिक मतलब आप आमने सामने से लड़ रहे हैं, एकदम फिजिकली रहेंगे. नॉन काइनेटिक मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आपका ड्रोन जाके लड़ रहा है, आप साइबर सिक्योरिटी वहाँ का है कंट्रोल कर ले रहे हैं, वहाँ का सारा बैंक का आप फेल कर दे रहे हैं. आजकल बैंकिंग सिस्टम किससे है, सब कुछ ऑनलाइन है, कंट्रोल कर लिया यहाँ बैठे. हॉस्पिटल सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है. आप जाइएगा आईसीयू में, मैक्सिमम चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूर से बैठ के कंट्रोल हो सकती हैं. वहाँ पे क्राइसिस आ जाएगा अगर किसी कंट्री को. अब जैसे आप युद्ध में कहाँ एक फ्रंट पे हरा देंगे, 2 फ्रंट पे हरा देंगे, वो भी लंबा टाइम लगेगा. लेकिन अगर पूरे देश का ही अगर आप साइबर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करा लें, आप वहाँ का एटॉमिक बम ही कंट्रोल कर लीजिए, आपके हाथ में बहुत पावर हो जाएगा ना. तो अभी जो आने वाली लड़ाइयाँ हैं वो नॉन काइनेटिक वारफेयर होगा, मतलब आमने सामने नहीं होगा, दूर से ही बैठ के लड़ेंगे. एंड मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल होगा, तो वो हम पढ़ेंगे. After that we will see that the PM to launch National Learning Week today. ये जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए ये होगा. ओके. After that we will see that the child betrothals are employed to escape the punishment. Betrothals का मतलब क्या होता है? What is mean by that? सिंपल जो संगाई होती है, जैसे नहीं होता कि गांव में पहले शादी उदी कर देंगे, फिर गौना होता था, ये वाला ट्रेडिशन था. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो गौना का नाम लेके आप चाइल्ड मैरिज कर देते हैं कि बाद में होगा, वो सब ऐसा होता था ना कि बाद में भेजा जाता था. अभी तो है कि शादी के साथ ही जो गर्ल होती है वो शिफ्ट कर जाती है. लेकिन पहले होता था शादी हो जाती थी, शादी के 4 साल 5 साल बाद उनका होता था ये सब चीजें, तो वही बिट्रोथल्स होता है. After that, we will see that the UGC draft guideline for the academic leaders inspired by the traditional wisdom. तो UGC क्या है? This is the institute that provide the guideline and overall regulation of the universities and जो जितने भी technical college हैं, universities हैं, उनका. ठीक है. तो वो गाइडलाइन अब दे रहे हैं कि ट्रेडिशनल विजडम भी हम लिया जाए. सब कुछ वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसी से हम, उसी पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए. FPI had over 300 मेंबर इन द वेस्ट एशिया सिंगापुर. तो FPI के ऊपर इस समय गवर्नमेंट काफ़ी हेल बेंट पीछे पड़ी हुई है. इसको ये ऑर्गेनाइजेशन था, अभी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. After that we will see that a perilous highway to salvation in Himalaya. ओके, तो यहाँ पे है कि हिमालय में हम जो डेवलपमेंट करा रहे हैं, डिफरेंट रोड बना रहे हैं. अभी 4 धाम का काफ़ी न्यूज़ में था, आप लोगों ने देखा होगा. 4 धाम रोड बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा हाईवे. उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि विरोध चल रहा है. एक तो आप डेवलपमेंट के नाम पे बना रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जितना कि उससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है. जैसे आपने रोड बना दिया,
रोड बनाने के लिए आप पहाड़ ऐसे काटेंगे, एक दिन मैंने डिस्कस किया था, माउंटेन पहले ऐसे है, स्लोप में है, तो वहां से गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर पहाड़ ऐसे खड़ा खड़ा हो तो वहां से कभी भी बारिश आएगी, कभी भी लैंडस्लाइड आएगा तो गिरेगा पूरा का पूरा पोर्शन। तो ये काफी ज्यादा पाया जा रहा है कि आपने रोड तो चौड़ा कर दिया, लेकिन जिस तरीके से कट करके किया है तो पहले से ज्यादा लैंडस्लाइड आ रहा है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, तो उस पे डिस्कशन है। After that, we will see that the forecasting better in the India comes rain or the sign. Forecasting खासकर जो आजकल हमने फ्लड और ड्रॉट देखा है, अभी हर शहर में फ्लड था, अभी भी फ्लड बिहार में चल ही रहा है। तो हमने देखा है कि एक ही साथ फ्लड भी आया है उसी जगह पे, जब गर्मी का टाइम था, जब अब ये मार्च अप्रैल मई जून ऐसे टाइम पे ड्रॉट भी था, पानी की कमी थी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फॉरकास्टिंग भी तो सही से हम नहीं कर पा रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हम वाटर का मैनेजमेंट कर सके। तो वही है कि फॉरकास्टिंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉपलर इफेक्ट का यूज करके हम करते हैं, वो इंडिया में काफ़ी कम है, बड़े बड़े शहरों में है ही नहीं। तो उस पे है कि कहीं ना कहीं उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और साथ साथ उसका जो डेटा है वो सबके लिए अवेलेबल करानी चाहिए ताकि सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च करें और उस पर कुछ ना कुछ आउटपुट दे। इसी पे ये आर्टिकल है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इजराइल वर्सेज यूएन, क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा है, इजराइल वर्सेज यूएन, एंटोनियो आगे गुटेरस, ठीक है। तो उनको बैन कर दिया है इजराइल ने। तो उसी पे डिबेट चल रहा है कि अगर आप सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है यूएन, उसी के अगर आप हेड को बैन कर दें तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही फेल हो जाएगा। और उसके खिलाफ एक लेटर लिखा गया था और सारे देशों ने, नियर अबाउट 104 नेशन ने उसके खिलाफ साइन भी किया था। इंडिया ने साइन नहीं किया। तो इसको लेके है कि इंडिया अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप कहते हैं कि आप जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसको आप फॉलो करते हैं और उसके एक रिस्पेक्ट एंड फेयर मैनर में चलने के लिए आप पक्षधर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल 50 साफ साफ बोलता है कि इंडिया विल रिस्पेक्ट द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो इस सब का आप वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द फेट ऑफ द नेशन। फेट ऑफ द नेशन, ये अभी हमने पढ़ा था, नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? 2 दिन डिस्कस किया हूं, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। वेल्थ और इनकम का जो डिफरेंस है अमॉन्ग द कंट्रीज, एक दिन हम लोगों ने इस पे पूरा एनालिसिस भी किया था। इंक्लूसिव सिस्टम और एक्सक्लूसिव एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन सिस्टम के कारण हुआ है, उसी पे आज भी एनालिसिस है। तो उसको एक बार और हम लोग रिवाइज करेंगे। आया आपको याद? उस दिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है कि कोई कंट्री वेल्थ ज़्यादा कमा पा रहा है कि वेल्थ कम कमा पा रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉलोनियल पावर थे वो 2 तरीके से रूल कर रहे थे, एक जहाँ पे रुकना था उनको और एक जहाँ से उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं था, जाना था। एक जगह उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डेमोक्रेसी फले फूले। दूसरी जगहों पे उन्होंने ऐसे डेवलप किया कि वहाँ से ज़्यादा रिसोर्स का प्लंडर करके लेके जाए अपने देश में, क्योंकि उनको पता था ये छोड़ के जाना है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन डेवलप किया वो कंट्रीज गरीब है, क्योंकि ब्रिटेन ने यूएस पे भी राज किया है, इंडिया पे भी राज किया है। ब्रिटेन ने ही मालदीव पे भी राज किया है, इंडोनेशिया पे भी राज किया है। इंडोनेशिया पे तो नहीं, इंडोनेशिया पे तो फ्रेंच है, लेकिन बांग्लादेश पे राज किया है, पाकिस्तान, सब ये पार्टी थे। पूरा जो वेस्ट एशिया है इन्हीं लोगों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने ही। जितने भी ये वेस्ट एशिया के कंट्रीज है, अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज पे किसने करा? इन्होंने ही रूल किया। ऑस्ट्रेलिया पे भी इन्होंने रूल किया, कनाडा पे इन्होंने रूल किया, लेकिन अलग अलग कंडीशन है ना। कनाडा डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है। इंडिया की हालत देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज की हालत देखिए। तो उन्होंने 2 तरीके का सिस्टम डेवलप किया, उसी को एक बार फिर से हम एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट इंटरेस्ट रेट कट दिस स्टेज कुड बी प्रीमेच्योर, हाईली रिस्की। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बैंक में आप जाते हैं तो जब आप बारो करते हैं या बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट रेट मिलता है। आरबीआई क्या करता है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट अगर बैंक का बढ़ेगा तो क्या होगा? आरबीआई, जो बैंकिंग का सिस्टम है ऐसे चलता है कि सबसे ऊपर आरबीआई है।
आरबीआई से आप नहीं पैसे ले सकते हैं। आरबीआई भी बैंक है, लेकिन ये बैंकों का बैंक है। आरबीआई के पास कौन जाएगा? बैंक्स नीचे के जो है, एसबीआई, पंजाब, आईसीआईसीआई, जितने भी है, वो लोग इनसे जाते हैं बारो करने या इनके पास पैसा जमा करने। हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग बैंक्स के पास जाते हैं, पीएनबी उनबी के पास जाते हैं। पीएनबी किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। अब आरबीआई ने, मानिए एक बैंक लोग गए पैसा मांगने, बारो करने, तभी तो पैसे देंगे। तो अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसने कहा कि 100 रुपए मैं दूंगा तो 110 रुपए देना पड़ेगा, 10 रुपए है, लेकिन उसकी जगह उसने कहा कि अब 120 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है? तो बैंक वाला जब लेके आएगा तो वो आपसे जब इंटरेस्ट रेट 130 लेगा ना, ज्यादा ही लेगा। जब बैंक रेट इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो हम लोग जल्दी लोन नहीं लेते, हम अपना प्लान टाल देते। मानिए मैं घर बनवाने का सोच रहा हूँ कि लोन ले लूंगा, घर बनाऊंगा या गाड़ी खरीदूंगा, होता है ना यही प्लान। हम लोग क्या करते हैं, फिर हमें टाल देते हैं चीजों को। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या होगा कि जो मार्केट में है, अगर बोरोइंग मैं नहीं करूंगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम आएगा तो मेरे पास जब पैसे कम रहेगा तो कम खर्च करूंगा। बोरो करूंगा तो खूब पैसा है ना, भले बाद में देना पड़े, अभी तो पैसे हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन क्यों आता है, महंगाई क्यों बढ़ती है? जैसे मानिए आप कभी जाएं और कहीं पे दो आपको कुछ, कैसे एग्जांपल ले लें कि दो ही दुकानदार हैं जो परवल की सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है? और आपको परवल लेने के लिए 20 लोग पहुंच जाए, सबके पास पैसे हैं, ठीक है? पैसे सबके पास रहेंगे तो सबको महंगा खरीदना है, उनको जाके पनीर भी खाना है, मशरूम भी खाना है, ठीक है? तो अगर पैसे ज्यादा रहे तो मानिए दो ही दुकानें हैं और उनके पास 4 ही केजी परवल है, तो क्या होगा? एक जाएगा 100 रुपए किलो देगा, फिर वो बढ़ा देगा 120 मांगेगा तो भी देंगे, क्योंकि लोगों के पास, सबके पास पैसा है। लेकिन अगर पैसे कम है तो लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, खरीदने की डिमांड ही कम हो जाएगी। तो क्या होगा, परवल बेचना है तो उनको रेट कम करना पड़ेगा, जो 100 था 90-80 करना पड़ेगा। तो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए बढ़ाता है, क्योंकि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। क्लियर हो रहा है? इकोनॉमिक्स में आप लोग ये पढ़ेंगे, मैं सिंप्लीफाई करके इसको बता रहा हूँ कि क्यों आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, घटाता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर अभी कट कर दिया, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, टमाटर का रेट, ये सब का रेट सब्जियों में काफी बढ़ी हुई है, तो चीजें और रिस्की हो जाएंगी, इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाएगा, लोग विरोध करने लगेंगे। तो अभी इन्होंने कहा है अभी कट नहीं करेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फायदा ये है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन घाटा भी तो है। घाटा ये है कि बिजनेस कम होने लगेगा ना, जो बिजनेसमैन है वो भी तो जाता है आज पैसा लेने बैंक से, तभी तो बिजनेस करता है, तभी तो लोगों को जॉब मिलता है। तो ये आरबीआई को बैलेंस करना पड़ता है कि इनको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें और साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी अच्छे से होती रहे। यही है, इन्फ्लेशन रेट राइज बाय 2% बाय द एमएसपी हाइक। एमएसपी हाइक अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, 2-3 दिन पहले। एमएसपी क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रबी क्रॉप के लिए पढ़ा था। रबी क्रॉप में उस दिन पढ़े थे ना, रैपसीड था, मस्टोर्ड था, ग्राम था, ये सब था। तो उसका गवर्नमेंट अब ज्यादा पैसे देगी। वीट है, अभी जाड़े में जो फसलें क्या क्या होती है, यही होती है ना, वीट होगा, ग्राम होगा, चने का आप लोग देखते हैं जाड़े में लोग वो इसकी क्रॉपिंग होती है। तो इन्होंने एमएसपी बढ़ा दी। एमएसपी बढ़ा दी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा ना, गवर्नमेंट पैसा ज्यादा देगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एमएसपी बढ़ेगी, किसानों के पास पैसा ज्यादा तो किसान ज्यादा खरीदेंगे। तो पैसा अगर ज्यादा हो और सामान का प्रोडक्शन ना बढ़े तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा ना। चेसिंग द मनी, सेम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वहां पे है, बट द मोर मनी इज चेसिंग, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द इंक्रीज इन द प्राइस। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है? ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज का जो न्यूज है। यूएस चार्ज इंडिया फॉर द प्लॉट टू द मर्डर ऑफ द पन्नू। तो पन्नू का नाम हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, गुरपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिकन ये सिटीजन है और इनको हमने, ऐसा आरोप लग रहा है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो मिलके मारना चाहती थी। अभी मारा भी है। कनाडा में किसको मारा है, हरदीप सिंह निज्जर, यही पढ़े हैं हम लोग।
तो वहां मार दिया, यहाँ पे मारने की कोशिश करा पर फेल हो गया और पकड़े भी गए। एक विकास यादव पकड़े गए हैं और एक निखिल गुप्ता पकड़े गए हैं। ये लोग ऐसा है कि इन्होंने हायर किया था हिटमैन को मारने के लिए, और हिटमैन जो है वो बोल दिया है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का इसमें हाथ था, यही है। अब यूएस कह रहा है कि हम इतना आसानी से किसी बाहरी देश को अपने देश में आके मेरे सिटीजन्स को मारने हम नहीं देंगे, इतना हम कमजोर नहीं। आप सोचिए लाइफ की कितनी वैल्यू वहाँ कर रहे हैं कि लाख हम कह रहे हैं फिर भी कह रहे हैं कि मारा क्यों। पूरे इंडिया से रिलेशन को वो लेके तैयार हैं कि हम रिलेशन खराब कर लेंगे। आर यू गेटिंग ना कि वहाँ पे लाइफ की वैल्यू है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि कभी भी किसी को अरेस्ट किया, कभी भी किसी को इनकाउंटर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का हमारे लिए कुछ उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सिर्फ एक आदमी को मारने की कोशिश किया, यहाँ तक कि इंडिया बोल रहा है कि वो खालिस्तानी लीडर है और सेपरेटिस्ट जगह की मांग कर रहे हैं हम पंजाब में। आर यू गेटिंग ना कि हमारे लिए तो वो टेररिस्ट है। तो यूएस क्या कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, हम सजा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर हम प्रूफ करेंगे ना, आपके कहने पे थोड़ी मान लेंगे। तो यही चीजें चल रही हैं। यादव वॉज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने ऐसा बोला है, लेकिन अभी नहीं सेक्रेटरी कर रहा है। जो हमारा रॉ का नाम सुना है? रॉ क्या है? व्हाट एजेंसी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, जो बाहर में कोई ऑपरेशन करना होता है, चुपके से किसी को मारना होता है या कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, वो रॉ है। जैसे सीबीआई इंटरनली इन्वेस्टिगेट करता है, तो वैसे रॉ है। ठीक है, तो रॉ किसके अंडर में चलता है? इंडियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर में होता है। ठीक है, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो किसके अंडर में काम करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। हरदीप सिंह निज्जर, जिनको हमने कनाडा में, इनको कनाडा हम पे आरोप लगा रहा है कि इंडिया होमिसाइड कर रहा है, अपने ही देश के लोगों को मार रहा है हमारे देश में जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने दे के रखा है। अपना अपना लॉजिक होता है। इंडिया कहेगा कि हम तो अपना सेपरेटिस्ट है, क्यों ना मारे, क्योंकि हमारे लिए तो टेररिस्ट है। उनका है कि हमारे लिए तो सिटीजन है, हम अपने सिटीजन को ऐसे नहीं मारने देंगे। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, यहाँ पे तमिलनाडु में पॉलिटिकल डिबेट है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है स्टालिन है डीएम के, और बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह अपना स्टेट में आना चाहती है, तो बीजेपी सेंटर में है। सेंटर अपने एजेंट के रूप में गवर्नर को भेजता है, और जहाँ जहाँ पे भी अगर वहाँ उनका खुद का गवर्नमेंट नहीं है, जिसका गवर्नमेंट यूनियन में है, खासकर जब गवर्नमेंट ऐसा हो जब स्ट्रांग पार्टी हो, स्ट्रांग पार्टी का मतलब जब उनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं और अपना ही इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। कोलिशन में होता है तो कोलिशन में फिर भी बहुत सी पार्टी होती है, तो वहाँ पे स्टेट का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि रीजनल पार्टी तुरंत विरोध करने लगती है। जैसे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए का, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टसल नहीं था, तो भी टसल होता है। कोई भी सेंटर में रहता है वो चाहता है कि हर स्टेट में उनका ही गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं है, और स्टालिन ही इज सो मच अपोज टू द बीजेपी, थोड़ा सा उनका आइडियोलॉजी भी बहुत विरोध में रहता है, तो उसको लेके वहाँ के गवर्नर से हमेशा टसल में है। अब गवर्नर के एक फंक्शन था, वैलिडिक्टरी फंक्शन। व्हाट इज द वैलिडिक्टरी फंक्शन? वैलिडिक्टरी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। जो कोई होता है ना कि लास्ट डे होता है किसी भी कॉलेज का, तो होता है ना वो विदाई समारोह, उसको वैलिडिक्टरी, उसमें तो उसको वैलिडिक्टरी स्पीच कहा जाता है। जो उसका चीफ गेस्ट आता है और वो स्पीच देता है, दैट इज नोन एज वैलिडिक्टरी। VALEDICTORY। यहाँ पे इसका मीनिंग है एन एड्रेस और स्टेटमेंट ऑन फेयरवेल और द लीव टेकिंग। जब आप लास्ट टाइम होता है उस समय कोई आके स्पीच देता है, दैट इज द वैल्यू। जैसे हम लोग नेशनल एंथम अपना गाते हैं, ऐसे तमिलनाडु में उनका तमिल लैंग्वेज के प्रति, वो अपने लैंग्वेज को ही मदद मानते हैं, उसके लिए उनका है तमिज थाई वजतु वजतु। ठीक है, ये वहाँ के, इसका मतलब होता है कि सॉन्ग फॉर द मदर तमिल लैंग्वेज। जो तमिलियन लैंग्वेज है उसके लिए ये लोग एक सॉन्ग गाते हैं। उसमें जो द्रविडियन
द्रविडियन का जो है ना कि ऐसा होता है कि उसकी वीर गाथा या उसको जो हम लोग अप्रिसिएट करते हैं वो हटा दिया गया था उस सॉन्ग से, ठीक है। तो वहां पे इसी को लेकर विरोध चल रहा है कि ये जानबूझ के जो हमारे गवर्नर हैं वहाँ के तमिलनाडु के, इन्होंने जानबूझ के हटवा दिया था, क्योंकि वो अपना आर्यन जो नॉर्थ वाला है, जैसे द्रविडियन है वो मानते हैं कि जो नॉर्थ इन्वेड करता है, अभी भी द्रविडियन एंड ऊपर वाले जो नॉर्दर्न स्टेट है उनको वो आर्यन के जैसे ट्रीट करते हैं, कि वो आर्यन अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करना चाहते हैं। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है? अनजान में। जैसे नहीं कहते कि अनजान में हो गया, तो इन्होंने कहा कि ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, अनजान में वो लाइन हमने हटा दिया था, और सब लाइन हमने रहने दिया, अनजान में सिर्फ द्रविडियन वाला जो लाइन है वो हमने अनजान में हटा दिया। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजान में, ठीक है। बाय एक्सीडेंट, विदाउट इंटेंशन होता है ना। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इम्प्यूटेशन है, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। ये टफ टफ है कुछ वर्ड, यू शुड नो। इनएडवर्टेंटली लिख लिया, बाय एक्सीडेंट, विदाउट इंटेंशन, मतलब अनजान में। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, प्राक्षेप या कुछ इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, किसी के पे आरोप, आक्षेप या प्राक्षेप कुछ तो ऐसे बोलते हैं, विक्षेप, समथिंग लाइक दैट। किसी पे आरोप लगाने को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? आक्षेप, प्राक्षेप या विक्षेप कुछ तो ऐसे बोलते हैं, मैं पढ़ा था, मैं भूल गया, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द मोदी टू विजिट द रशिया नेक्स्ट वीक टू द पार्टिसिपेट इनटू द ब्रिक्स समिट। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिक का समिट है वहाँ पे अभी हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। साउथ का मतलब, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो मेन में डिसीजन लेने का हो सकता है, पहली बात कि अभी जो काफ़ी लड़ाई चल रही है, रशिया एंड यूक्रेन का है, इजराइल एंड हमास का है, तो इस सब पे भी डिस्कशन होगा। लेकिन मेन थिंग जो है कि रशिया का है कि रशिया को क्या चाहिए कि उसका अभी सैंक्शन लगा है यूएस ने एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो उसके लिए ये चाहिए कि अब डॉलर का तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रसिया का, जो है रसिया अगर कहीं जाएगा तो उसको डॉलर देने से मना कर दे रहे हैं, कि डॉलर से जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है वो मना कर दिया है। जो ग्लोबल लेवल पे बैंकिंग सिस्टम और ट्रांजेक्शन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम के अंडर में होता है। जैसे होता है ना, यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो एटीएम में जाते हैं, कोई सिस्टम होगा तभी तो पैसे ट्रांजैक्शन होगा। वैसे ग्लोबल लेवल पे कंट्री जो करती है वो स्विफ्ट सिस्टम से करती है, और स्विफ्ट सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो वेस्टर्न नेशंस है, ठीक है। तो उन्होंने इसको निकाल दिया है रसा को। अब रसा क्या चाहता है, अब आपस में भी कर सकते हैं, जैसे एक एक यही ऑप्शन हुआ ना कि चाइनीज वाला पैसा, चाइनीज वाला हम इंडिया वाले एक्सेप्ट करें, और इंडिया अगर पैसा दे तो चाइनीज वाले एक्सेप्ट करें, चाइनीज अगर पैसा दे तो रसन वाले एक्सेप्ट करें, और रसा अगर पैसा दे अपना पैसा खुद का तो वो चाइनीज करे। यही हो सकता है सबसे अच्छा सिस्टम, क्योंकि या तो दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि कॉमन एक करेंसी निकाला जाए, पर कॉमन करेंसी के लिए आपस में थोड़ा सा ईगो वाला है कि मेरा वाला ज़्यादा डोमिनेट करेगा। चाइना का है कि वो अपना इम्पोज करे, रसा चाहता है अपना इम्पोज करे। तो अभी का जो सिस्टम निकाला गया है कि आपस में अपने ही पैसा में एक्सचेंज कर लिया जाए। क्लियर हो रही है कि हमें अगर चाइना से कुछ मंगाना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हम अपना रुपीस दे दें, और चाइना को अगर यहाँ से कुछ मंगाना है तो वो अपना चाइनीज रेनमेन भी है वो दे दे। दैट इज द मेन थिंग। तो यही डिस्कशन इसमें मेन चल रहा है। दूसरी चीज है कि रशिया चाहता है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड है नेशनल करेंसी में हो और आपस में हो, बाहर से ज्यादा ये ना हो। दिस इज द मेन थिंग। ओके, क्लियर हो रहा है। नेशनल लर्निंग वीक टुडे, ठीक है, पीएम लॉन्च नेशनल लर्निंग वीक, और इसमें इन्होंने करा है कर्मयोगी। 4 देश जुड़े हैं ना, यूएई 4, यही है। 5वां कौन है? सऊदी अरबिया अभी नहीं ऐड हुआ है।
सऊदी अरेबिया है, मतलब वही होगा, मतलब उसका बहुत चांस है, अभी अभी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अभी शायद है नहीं। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, और हम देख लेंगे। यूएई तो हो गया, यही चार तो हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, हाँ। यूएई हो, यूएई तो हो चुका है, सऊदी अरेबिया अब होने वाला है। एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज द, क्या है, नेशनल लर्निंग वीक मनाने जा रहे हैं। एंड किस लिए होगा कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि दे कैन बी कर्मयोगी, शपथ लेंगे कि वो लोगों का सेवा करेंगे, कर्म से ही अपने कर्मयोगी बनेंगे। इसको मिशन कर्मयोगी भी लॉन्च किया गया है फ्रॉम द सितंबर 2020। पीसेस के लिए लिख लीजिएगा कि मिशन कर्मयोगी, एंड इट इज फॉर द जो सिविल सर्वेंट है उनको हम कैपेसिटी बढ़ाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिशन कर्मयोगी किसके लिए है? सिविल सर्वेंट्स को, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं टूवर्ड्स द, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का है वो ज्यादा से ज्यादा हम डेवलप कर सकें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च किया, लिख लिया, सितंबर 2020। काइनेटिक वॉरफेयर का जो है वो हमें अभी इंक्रीज करना है। व्हाट इज द काइनेटिक वॉरफेयर? दैट इज द, जो हमारा ट्रेडिशनल फिजिकल वॉरफेयर है उसको हटा के जितना भी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो होगा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा। ओके, इट गोज बियॉन्ड द यूजुअल मिलिट्री, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल कर दे, साइकोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दे, क्या जरूरत है जाके आप पे बम गिराने का, तो वही हो सकता है, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल हो गया कि आपका दिमागी रूप से हम डोमिनेट करने लगे, तो ऐसे ही हमें अलग से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। दीज आर द थिंग्स। जैसे अभी क्या कर रहा है साइकोलॉजिकल में, चाइना क्या करता है, ताइवान के चारों तरफ अपना एक्सरसाइज कराता रहता है कि कभी भी हम अटैक कर देंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर ताइवान पे रहता है कि कुछ ना बोले, उसका अगेंस्ट बोलेंगे, कल को अटैक करेगा। जैसे होता है, जैसे इंडिया को चारों तरफ से चाइना सर्कल कर रहा था, अपना पोर्ट बना के, मालदीव में बना लिया था, श्रीलंका में बना लिया था, इधर जिबूती में बना लिया था अफ्रीका में। तो इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह रहे थे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रिंसिपल था, उसको फॉलो कर रहे थे कि इंडिया को चारों तरफ से कर रहे, साइकोलॉजिकल हम पे प्रेशर बना रहे थे कि इंडिया ज्यादा बोलेगा नहीं क्योंकि चारों तरफ से तो हम घेर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द साइकोलॉजिकल, आप एडवांसमेंट ले लेते हैं किसी भी नेशन के खिलाफ। तो आजकल का जो लड़ाई है इसी पे चल रहा है। जैसे अब आप ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन में तो किसी को नहीं जाना है लड़ने, वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहा है। आप लोगों ने शादियों में आजकल देखा होगा कि ड्रोन से कैमरा आता है, वहां पे अब लोग को नहीं जाना पड़ रहा है, वो कैमरा ही उस पर ऑपरेट करेगा और दूर से हम ऑपरेट करेंगे। सेम इज थिंग इज लाइक दैट। अब ये है कि उसका, अभी हमने ये ड्रोन का जो बहुत ज्यादा यूज हमने देखा कि यूक्रेन वॉर में हो रहा है, लोग कम लड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो वहाँ पे तो ड्रोन के खिलाफ अगर आपको डेवलप करना पड़ेगा ना कि एक लाखों ड्रोन का अटैक हो जाए, तो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी ना, या तो डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ड्रोन का कंट्रोल आप खुद कर लें, आपके एरिया में है, आप इलेक्ट्रॉनिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसका कंट्रोल खुद ले लें। अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल और भी देखा था, हिजबुल्ला का के खिलाफ लेबनान में अटैक किया था, पेजर्स एंड वॉकी टॉकीज पे, कि वो गए भी नहीं, उनके वॉकी टॉकीज को कंट्रोल करा और ब्लास्ट करा दिया। हम लोग के मोबाइल हैं, इसी को ब्लास्ट करा दिया जाए, कितने लोगों को ऐसे दूर से बैठे मार देंगे, क्योंकि हमारा अगर, और हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम आप कोई भी इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट पे सारा इन्फॉर्मेशन है, हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, हमारे मोबाइल का इन्फॉर्मेशन है, कैसे कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर लें, दैट इज द थिंग। तो यही हो रहा है। जैसे बैंकिंग सिस्टम टोटली आजकल इंटरनेट पे है, कोई भी स्कीम है सब कुछ इंटरनेट पे तो है। डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है, और वो जितने भी हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे सर्कुलेट कर रहे हैं। इंटरनेट तो ग्लोबल लेवल पे है ना, हर जगह जा रहा है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि फिजिकल जो युद्ध है, वॉरफेयर है, उसको शिफ्ट करके टेक्नोलॉजिकली और दूर से बैठ के लड़ने वाले चीजों को करें, ठीक है।
Next important news is with respect to the this G Marine engine. G इंजन मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है कंपनी का नाम है, और इंडिया का जो नेवी है उसका इंजन है LM252500। ये इनका ठेका इनको दे दिया गया है, बस आप इतना जानिए। एंड जी इंजीनियरिंग है जो जनरल इलेक्ट्रिक, ये अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बेनामी लॉ अभी बना था, बेनामी लॉ में अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, ठीक है। बेनामी लॉ क्या होता है? बेनामी का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। बेनामी क्या होता है? टैक्स बचाने के लिए, हाँ, टैक्स बचाने के लिए, या जमीन का एक सीलिंग होता है। जैसे कोई भी जमीन का एक पर्टिकुलर, जैसे होता है ना कि इतने एकड़ से ज्यादा कोई नहीं खरीद सकता, कितने भी पैसे हैं, मैक्सिमम सीलिंग होती है। बाद में जब जमींदारी हम लोग हटाएं, जिनके पास बहुत जमीनी थी, किसी के पास 1000 एकड़ था, किसी के पास 500 एकड़ था, तो उन लोगों ने क्या किया, या तो उनको कहा गया कि अगर जो सीलिंग है 20 एकड़ से ज्यादा है तो वो उसके ज्यादा जितना भी होगा गवर्नमेंट ले लेगी और बांट देगी। तो लोगों ने जल्दी जल्दी में क्या करा कि नहीं होता है कि उनके घर में कोई उनके सर्वेंट है, उनका रिश्तेदार है, उनके रिश्तेदार के 5 बेटे हैं, तो उनके नाम पे झूठ मूठ में करा दिया, या कोई मरा हुआ आदमी है उसके नाम पे करा दिया, अननोन पर्सन है, रिश्तेदार, ठीक है, और सब कुछ वो कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे थे। तो ऐसे में क्या है, अभी भी ये होता है, अभी अब इसलिए होता है, मानिए कोई आईएएस ऑफिसर है, घूस ले लिया 20 करोड़, अब पैसा तो ऐसे रखेगा तो छापा पड़ेगी, ईडी उडी की पकड़ के जाएगा, तो या तो इन्वेस्ट करे, गोल्ड खरीदे, गोल्ड खरीदेगा फिर भी पकड़ा जाएगा। तो जमीन खरीदे, जमीन भी अपने नाम से खरीदेंगे तो उसका डेटा जाएगा, तो वो किसी और के नाम पे, अननोन के नाम पे, कोई आदमी ऑलरेडी मरा है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे में उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, और बाद में अपना ही साइन वाइन करा के, फोर्जरी जैसे नकली वाला पेपर कैसे भी बना के वो, यही है बेनामी। अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि कोई भी बेनामी में पकड़ा जाएगा तो उसको जेल की सजा हो जाएगी, 3 साल से 5 साल की थी। अब इन्होंने ये कहा, प्रिजन ऑफ 3 इयर्स का बनाया। अब इन्होंने कहा ठीक है, ये इसमें तो दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा ये रिट्रोस्पेक्टिवली होगा कि पहले भी किसी ने 20 साल पहले भी किया है उसको भी पकड़ के लेके जाएंगे। नॉर्मल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब लॉ बनेगा उसके बाद से किसी को, हम लोग पढ़े थे ना कि जब तक लॉ नहीं है तब तक बिना किसी लॉ के किसी को भी पनिश करना है तो वो लॉ के अनुसार होगा। आर्टिकल 20 में था ना एक दिन, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ये क्या कहता है कि कभी भी अगर लॉ अगर वायलेट करेगा उसी के लिए किसी को हम पनिशमेंट दे सकते हैं। पढ़े थे, याद है कुछ? ठीक है, ये कह रहे हैं कि उस समय तो लॉ नहीं था, आपने नहीं बनाया, बाद में आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव सिर्फ होता है इंडिया में, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में होता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया है, बाद में कुछ रूल रेगुलेशन बदला जाए तो उसको जाके सजा दे दिया जाएगा कि इसने ऐसा कुछ किया था। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं खासकर उसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, खासकर सिविलियन में। और जैसे मैं आम जनता हूँ, जब तक मुझे पता नहीं रहेगा तब तक आप सजा कैसे दे देंगे? कल को मैं, आप कह दे कि कल को लॉ बना के बता दे कि अब तंबाकू खाना क्रिमिनल एक्टिविटी है, अभी तक तो नहीं है, अब एक आपने बना दिया तो सब आदमी जेल में चला जाएगा ना। गलती तब होती है जब आप बता दें कि ये गलत है, उसके बाद आप जाके करें, ठीक है। 20 साल बाद आप, जैसे आप परसों जाके एक लॉ बनाए कि कोई भी रेड लाइट पे जाके अगर उसको वायलेट करेगा, जंप करेगा, जो हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है वहां पे, तो उसको हम 10 लाख का पेनाल्टी लगा देंगे। हर आदमी का जमीन आप पूरा छीन ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। पहले तो मुझे पता होना चाहिए था ना कि 10 लाख का लगेगा, मुझे तो 5,000 का पता था, मैंने जंप किया तो आप 5,000 लेंगे ना। तो दैट इज द केस। तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में ये गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया, ठीक है। तो वही गवर्नमेंट दोबारा रिव्यू पिटीशन के लिए बोल रही है। तो बस आप ये जानिए कि जो हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट है उसका क्या प्रोविजन है, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव लगाया था। रिट्रोस्पेक्टिव 2 तरीके का इंप्लीमेंटेशन होता है, एक रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब आप पास्ट में जाके लगा रहे हैं, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब जब से बना उसके बाद से आप उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे।
ऑलरेडी लॉ था, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 से ही है। 2016 में इन्होंने जो सजा दिया है 3 साल का, वो रिट्रोस्पेक्टिव करा दिया। यहाँ पे है चाइल्ड betrothals आर एम्प्लॉयड टू escape द पनिशमेंट। कभी भी चाइल्ड मैरिज गांव में होता है तो आप जब भी पुलिस जाती है तो लोग यही कहते हैं सगाई हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि प्रूफ के साथ आप कहेंगे, तो ऐसा करके बहाना बना दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सब बहाना नहीं चलेगा, शादी का मतलब शादी होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि बाद में उनका वो विदाई होगा, यही होता है ना। हाँ, सेकेंड मैरिज, ओके, इसको गौना को सेकेंड मैरिज कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बिट्रोथल्स आर एम्प्लॉय, कि ये सिर्फ एक तरीके से बहानेबाजी है। अभी भी देखिएगा कि काफी ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेज हैं, और इसमें है कि दोनों लोगों को घाटा होता है। बच्चा अगर मेल है फीमेल है, दोनों को ही घाटा होता है, क्योंकि एक के ऊपर बहुत जल्दी प्रेशर बन जाती है, और दूसरे का जो होता है वो डिसीजन लेने के पहले जो उनके ग्रो का टाइम होता है, प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसी समय आप शादी कर लेते हैं, तो उस तरीके से एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है गर्ल्स का। तो ये दोनों के लिए है, और ये क्रिमिनल एज वेल एज सोशल एविल्स है, ठीक है। इसको रोकने के लिए ऑलरेडी वी हैव द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में इसको बनाया गया था, और इसमें प्रॉपर तरीके से पनिशमेंट है। अब चाइल्ड मैरिज क्यों है? बॉय सफर एज मच एज द गर्ल्स चाइल्ड मैरिज, ठीक है। दोनों का वही बराबर सफरिंग होती है, क्योंकि एक तो उनका जो पर्सनल चॉइस है उसको तो फैमिली ने किल कर दिया ना। अपना मुझे शादी करना है, मुझे किसके साथ रहना है वो मेरा डिसीजन होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ जीनी है। तो ये घर वालों का डिसीजन एक तरीके से इम्पोजिशन होता है, खासकर ये वीमेंस के खिलाफ चला जाता है ना, क्योंकि समाज जो है वो पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल एज वेल एज मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है। व्हाट इज मीन बाय द मैस्कुलिनिटी? मतलब मैस्कुलिनिटी की होता है कि ताकत को ज्यादा प्रमोट करना होता है ना, कि अरे ये मेल है, ये कैसे मार खा के आ गया, जाओ मार के आओ, ऐसे होता है ना। कि आप अरे ये रो कैसे दिया लड़का होके, इसे नहीं लो ना। आप उसमें ताकत को अप्रिसिएट करते हैं, एज ए आप वर्च्यू देखते हैं, वर्च्यू का मतलब गुड देखते हैं, और काइंडनेस को, थोड़ा सा आप इमोशंस है इसको आप अवगुण देखते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये मैस्कुलिनिटी है, ऐसा नहीं है कि काइंडनेस इज उससे ज्यादा। एक वर्च्यू देखा जाए तो काइंडनेस है, होता है ना। काइंडनेस मतलब आपको बड़ा दिल चाहिए होगा, एज कम्पेयर टू द लड़ना। लड़ना बहुत आसान है, हर आदमी लड़ने को वो तैयार रहता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अगर सबसे बड़ी बात होती है कि आप लड़ने के काबिल हो फिर भी न लड़े, तो वो तो और बड़ी बात है। आप मेल हैं और फिर भी कि कोई फीमेल आपको कुछ बोलती है फिर भी आप चुप रहते हैं, तो वो तो और बड़ा गुण हो गया ना। क्योंकि ताकतवर है तो आप तो वैसे ही थप्पड़ उठ ही जाता है, कोई आपको मारे और आपको लगे कि आप जीत जाएंगे तो अपने आप हाथ उठता है, क्योंकि ये नेचुरल। हम भी तो एनिमल रहे हैं ना, लाखों साल तो एनिमल थे, 10,000 साल से तो हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा बिहेवियर में आए हैं। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट तो हमारे अंदर रहता ही है वायलेंस का। तो ये है ना कि आप बर्दाश्त करके आप सह लें। तो वो गांधी जी नहीं कहते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा दे देते, तो सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मारता तो सब है, अगर ताकतवर है, कमजोर हो तभी सहेगा। तो दैट इज द थिंग। यहाँ पे मैस्कुलिनिटी को आप कहीं ना कहीं इस चाइल्ड मैरिज के थ्रू आप प्रमोट करते हैं, ठीक है, मेल डोमिनेंस को। एक चीज और देखिएगा कि ये मैरिज का जो अभी लॉ है, लड़की के लिए 18 साल एज है और लड़कों के लिए 21 साल। अभी भी देखिएगा कि वही है कि गर्ल्स एज कम रहेगा तो कमांड करना इजी रहेगा, यही है ना। क्यों पहले डिफरेंस रखते थे कि डर के रहेगी वाइफ, दैट इज द मेन थिंग, कि बराबरी में नहीं होगी, बड़ी होगी तो बोलना स्टार्ट कर देगी, दैट वाज द मेन थिंग। ये भी एक तरीके से पैट्रियार्कल माइंडसेट ही रिफ्लेक्ट करता है, जो एज का डिफरेंस है। तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इसका एक्ट के द्वारा है, अगर आप बाद में भी कहते हैं कि जो विदाई होगी, सेकेंड मैरिज होगा, ये सब नहीं माना जाएगा, उसमें हम लगा देंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। यही बात चल रही है टोटल, दिस इज द ऑल अबाउट। साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, देयर इज द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दैट देयर शुड बी द एक प्रॉपर तरीके से
जैसे हम लोग अभी चला रहे थे ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज चला रहे थे ना, ठीक है, सेम उसी पे चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज का भी कॉन्सेप्ट एक कैंपेन चलाना चाहिए। अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में यही चला रहे थे ना कि कोई भी डेफिकेशन ओपन में किसी भी गांव में नहीं हो, और उसका टैग भी दे रहे थे। तो एक टैग हम इसको भी दे सकते हैं, चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज। बहुत ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि नहीं होता चाइल्ड मैरिज। राजस्थान और राजस्थान के जो विलेज वाले एरिया हैं अभी भी बहुत ज़्यादा नंबर में है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो अगर शादी में अगर कुछ घाटा होता है गर्ल्स को या बॉयज को तो कंपनसेट करे। होता है ना कि कुछ खर्च लगा दिया तो वो उस लड़की को क्यों घाटा लगे, जो लोग जिम्मेदार हैं उसको घाटा लगे ना। तो ऐसे में कंपनसेशन हम गर्ल्स को दे सकते हैं। एंड एनुअल बजट की बात कही है कि चाइल्ड मैरिज और उससे इम्पैक्टेड जितने भी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से बजट में भी कुछ पैसे दे दें, क्योंकि हर साल होता है। तो एक प्रॉपर आपके पास फंड रहेगा तो आप उसको कंपनसेट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि होम मिनिस्ट्री है जो क्राइम को देखती है, उनसे बोला गया है कि आप एक पोर्टल डेवलप कीजिए जहां पे अगर मुझे लगता है कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है तो मैं उस पोर्टल पे जाके इन्फॉर्म कर दूं, या किसी लड़की का ही शादी हो रहा है वो खुद चाहे कि इन्फॉर्म करना है कि मेरे साथ मतलब अभी। वैसे तो चाइल्ड मैरिज के केस में तो दूसरा ही ज्यादा इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उस लड़की को खुद वो एज कम होता है, समझदारी नहीं होती है, तो वो खुद नहीं डिसीजन ले पाते हैं। एक भनवारी देवी केस बहुत फेमस है, हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हुआ था कि एक भनवारी देवी राजस्थान में ही थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बता दिया था सरपंच की बेटी का शादी हो रहा था, तो मिल के पूरा सरपंच और उनकी फैमिली ने रेप किया था, वो केस चला था। तो वो बहुत फेमस केस है। क्लियर हो रहा है क्या है कैसे है? प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। बिहार में हुज ट्रेजेडी नंबर ऑफ जो डेथ है वो इंक्रीज हुआ है। एफपीआई पीएफआई, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें मेनली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें अभी गवर्नमेंट ने बैन किया है। इनकी जो था हमने पाया है कि कई जगहों से ये फंडिंग करते थे, और इंडिया में जो इलीगल एक्टिविटीज हैं जैसे कि हवाला का काम हुआ। व्हाट इज द हवाला? हवाला का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, हवाला बहुत फेमस है। हवाला में ये होता है कि इलीगल मनी को लीगल बदलते हैं, और उसको तरीका बदलने का ये होता है कि मानिए यहाँ पे मैं हूँ इंडिया में, अगर मुझे कोई कंपनी, वेस्ट एशिया का कोई कंपनी है सऊदी अरेबिया का, तो यहाँ पे मैं पैसा जमा करूंगा बिना गवर्नमेंट से बताए, और वहां से मेरा कोई जानने वाला पैसा निकाल लेगा, ठीक है। कंपनी जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया का वो अपना दिखा देगा कि बेनिफिट है, और वहां का दिखा देगा कि वहां पे बेनिफिट है। ओवरऑल वो इलीगल मनी रहेगा, माने कोई करप्शन से पैसे लिया, और वो कोई कंपनी ऑलरेडी है, वो अपने बैलेंस शीट में तो आगे पीछे करोड़ों का कर सकता है ना, हर चीज का थोड़े वो डिटेलिंग देते हैं, उसको उन्होंने लीगल में बदल दिया। दैट इज द वे, ठीक है। खासकर हम देखते हैं कि जो बाहर से लोग कमा के भेजते हैं रेमिटेंस, वो भी हवाला का काफी यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप प्रॉपर तरीके से बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाएं तो काफी टैक्सेशन एंड फीस ये लोग ले लेते हैं। तो लोगों का ये है कि हवाला के थ्रू पैसा भेजने पे ये सब चीजों से बाईपास कर जाते हैं, तो ये हवाला इसमें भी काम आता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था हवाला एंड जो फिनेंस टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेरर फंडिंग में काफी इन्वॉल्व था, तो इसीलिए इनको हमने बैन किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है? नाम पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इसमें पीछे में पूछ सकता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफी न्यूज में है, किस लिए है? तो इसीलिए है कि इनको अभी बैन किया गया है, पहले लीगली थे। पहले ये बता रहे थे कि मुस्लिम्स का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए हम काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ये सबसे अपेक्स बॉडी है टू रेगुलेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, ये तो पता होगा आप लोगों को। इन्होंने अभी बोला है कि जितना भी हायर एजुकेशन है उसमें हम जो हमारा लोकल ट्रेडिशनल विजडम है वो सब हम प्रमोट करेंगे। काल, स्थान, पात्रता, ये सब जो भी है लोकल हमारा जो भी विजडम है, इस तरीके के चीज़ों को हम अब अपने जो करिकुलम है कॉलेज का यूनिवर्सिटी का उसमें इंक्लूड करेंगे।
जो आज का मेन न्यूज है ये है कि ए पेरिलस हाईवे टू साल्वेशन इन हिमालय। अब जब हिमालयाज में आप पहाड़ों में जाते हैं, रोड बनाते हैं, तो माना जाता है कि एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत कनेक्टिविटी की होती है। यही होती है पहाड़ों में, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में उतरने में 2-2 दिन लगेंगे। ऐसे आप जाइए तो डिस्टेंस मुश्किल से 20 किलोमीटर होता है या 10 किलोमीटर होगा। प्लेन में ये इश्यू नहीं है। और माना जाता है कि पहाड़ों को अगर डेवलप करना है तो कनेक्टिविटी लाइए। यही है मेन मेन जो डिफिकल्टी है माउंटेनियस एरिया में, यही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 4 धाम प्रोग्राम स्टार्ट किया। 4 धाम परियोजना, ठीक है। इसमें क्या था? 4 धाम परियोजना में जो 4 मेन धाम है, कौन कौन से हैं? 4 धाम उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? वेरी गुड, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इन चारों को हम बाय द हाईवेज कनेक्ट कर रहे थे। टोटल डिस्टेंस था 900 किलोमीटर और 12 मीटर हम वाइड लेन बना रहे थे। ये हमारा प्लान था। अब इसके लिए ऑलरेडी हमने 12,000 करोड़ का आउटले भी बनाया था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप, क्योंकि पूरा माउंटेनियस एरिया में फॉरेस्टेड है, तो कोई भी फॉरेस्टेड एरिया में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि उससे कितना फायदा है, कितना घाटा है। अब इससे इनको पता था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तो इन्होंने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को सैकड़ों पार्ट में बांट दिया, छोटा छोटा। जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको लगेगा ना कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपने कहा 50 किलोमीटर ये बना दिया, 50 किलोमीटर अलग अलग नाम पे रोड का नाम रख के बना दिया, तो इससे क्या होगा कि आपको पास कराना इजी हो जाएगा छोटी छोटी में, कि कम डिस्ट्रक्शन होगा। अगर बड़ा एक ही बार दिखाएंगे तो आपको लगेगा ना इस प्रोजेक्ट से इतने हजार पेड़ काटे जाएंगे, इतने हजार एनिमल टूटेंगे। लेकिन अलग अलग होगा तो मुश्किल से आपको, जो आप एक साथ 200 प्रोजेक्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो 200 से डिवाइड होगा ना। जो आपको 20 लाख लगेगा वो 20,000 एनिमल का होगा शिफ्टिंग। तो इन्होंने यही करके ये पास करा लिया, ठीक है। अब लेकिन पास करा तो लिया है, लेकिन अब बनाने के बाद जितना फायदा नहीं हुआ। ये था कि टूरिज्म बढ़ जाएगा, टूरिज्म तो ठीक है बढ़ गया, लेकिन जो स्पीड था कि स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी जाएंगे। अब ये है कि जहाँ पे भी रोड बनाया है वो लैंडस्लाइड हो रहा है और वहाँ पे रोड ब्लॉकेज है। तो जो पहले जाने में टाइम लग रहा था, अब रोड ब्लॉकेज होगा तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन्होंने दिया है कि लैंडस्लाइड जो है डेंसिटी है, हर एक 1.25 किलोमीटर में एक लैंडस्लाइड लास्ट ईयर हुआ है। मतलब यहाँ से आप 1 किलोमीटर जाए बेतियाहाता, इसके बीच में एक लैंडस्लाइड, बेतियाहाता से 1 किलोमीटर और आगे जाए तो एक लैंडस्लाइड और मिलेगा आपको। तो इतनी इंटेंसिटी बढ़ गई है जो पहले की तुलना में है, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो माउंटेनियस एरिया है, स्लोप एंगल डिपेंड करता है लैंडस्लाइड के लिए, रेनफॉल अमाउंट एंड लिथोलॉजी। लिथोलॉजी का मतलब होता है कि जमीन कितने तेजी से, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से आपस में जुड़ा हुआ है, होता है ना, दैट इज द लिथोलॉजी। ओके, तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कि डिफाइन दैट हाउ मच इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू ऑन द लैंडस्लाइड, यही होगा। अब इन्होंने कहा है कि जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है, अच्छा यहाँ पे यही है कि डिवाइड जो प्रोजेक्ट को किया था 50 छोटे छोटे प्रोजेक्ट में इन्होंने करके किया था, ठीक है। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इन्होंने 50 डिवाइड करके पास कराया था, दिस इज द जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फ्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये प्रोजेक्ट के निगेटिव में था कि ये सही नहीं है, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट भी देखा था, स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट भी देके जो 12 मीटर वाइडर था उस रोड को इन्होंने 5.5 मीटर पे ला दिया था। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपना ये स्टैंड बदल दिया। पहले यूनियन गवर्नमेंट कह रही थी कि ये टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट है, बाद में जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड ले रही है तो
जो यूनियन गवर्नमेंट के यहाँ उन्होंने कहा टूरिज्म को लेके नहीं है, सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि हमें चाइना से लड़ना है और रोड तेजी से चौड़े होंगे तभी तो आर्मी को मूव कराएंगे, तभी तो हमारे जो भी एम्यूनिशन है, आर्म्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, तभी तो जल्दी से मोबिलाइज किया जाएगा। तो इसको लेके नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास करा दिया। अब दिक्कत ये है कि आपने जब ये अपना दिया कि व्हाट इज कि जल्दी से हम एम्यूनिशन को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो एयर लिफ्टिंग से भी तो हो सकता था, और वो तो और इजी है, क्योंकि अब तो ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज में तो और आदमी फंसी रह जाएगी। एयर लिफ्टिंग आप हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से इजीली कर सकते थे, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि जो नंबर ऑफ ईयर वाइज डेथ है वो काफी इंक्रीज हुआ है। उसमें होता है ना, लैंडस्लाइड करता है तो जो गाड़ियां होती हैं वो भी तो खाई में गिर जाती हैं, तो नियर अबाउट 160 लोग पिछले साल जो हुआ है डेथ हुआ है ड्यू टू दिस लैंडस्लाइडिंग, पहले की तुलना में ये ज्यादा है। पहाड़ों पे तो रहना काफी मुश्किल है, खासकर जाड़े में। और हाँ, तो वही हाल सभी जगहों का है, बनारस के गंगा का भी तो यही हाल है कि आप जाके भगवान के नाम पे आप वहाँ पे जाते हैं, फिर आप उसी के रिचुअल्स के नाम पे आप इतना ज़्यादा कर देते हैं, तो ये इश्यू है। अभी आप देखते हैं कि कई जगहों पे अब ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है, रोड बढ़ा दिया तो लोग ज़्यादा जाएंगे, लोग ज़्यादा जाएंगे, टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका ये भी इम्पैक्ट है कि जो हमने देखा कि जोशीमठ में अभी जमीन नीचे खिसकनी स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी था, कई जगहों पे ये हुआ है, जोशीमठ काफ़ी न्यूज में था। तो इसका मेन जो रीजन आया था बाद में वो माना गया था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी से इंड्यूस जितनी भी चीजें होती हैं उसको इन्वायरमेंट वाली लैंग्वेज में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, कि जितना चाहिए अब लोग बसेंगे, पहाड़ों का एक रास्ता होता है ना, वो अपने आप पानी वो बना लेता है रास्ता। अब वहां पे आपने घर बना दिया तो पानी जो आती थी, दैट इज द मेन रीजन। तो इसी के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि चीजें काफी मतलब निगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर रहा है। ओवरऑल इस डिस्कशन का मतलब यही है कि जिस तरीके से हम हिमालयन सिटीज या जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है डेवलप कर रहे हैं, दैट इज नॉट सस्टेनेबल, कहीं ना कहीं उससे इनस्टेबिलिटी आ रही है। इन्होंने एक और चीज कहा कि जो लोकल्स पे है इम्पैक्ट काफी है। पहले होता था कि नंबर ऑफ विलेज, 2011 का जो लेटेस्ट सेंसस है, नंबर ऑफ विलेज 16,000 उत्तराखंड में था, इनमें से 1,000 विलेज में नो इनहेबिटेंट थे, कोई नहीं रहता था, और बहुत से ऐसे थे मैक्सिमम में जहाँ पे बहुत कम लोग थे, 10 लोग, एक पूरे गांव में 10 लोग, 5 लोग ऐसे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब टूरिज्म आप ये ओपन कर रहे हैं तो बाहरी जा, एक तो रिस्क ये है ही है, अब बाहरी जा रहे हैं तो बाहरी जब जा रहे हैं तो होटल वोटल प्रमोट करेंगे तो और उनका जो एक्टिविटीज है वो चला जाएगा। पहले जो लोग होटल की जगह पे फार्मिंग करते थे वो छोड़ के होटल वाली इंडस्ट्री में एम्प्लॉय बन के आएंगे और धीरे धीरे अपना जमीन भी बेचेंगे, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सही भी नहीं है। और ये पाया भी गया है कि उनका जो जमीन का है इसलिए दे हैव बीन रिड्यूसिंग, लोकल्स का है। ओवरऑल इन्होंने लास्ट में यही बोला है कि जो हमारा ओवरऑल, ठीक है, इन्होंने जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने बोली है कि पिछले 20 महीने में हमारी इकोनॉमी 1.3 टाइम्स बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट घटा है। तो इन्होंने कहा कि अभी शॉर्ट टर्म में तो आपने दिखा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला कुछ नहीं दिखेगा आपको, मतलब ये उसके सामने बहुत कम पड़ जाएगा। ओवरऑल इस आर्टिकल का एनालिसिस यही है कि जो हम 4 धाम बना के दिखा रहे हैं कि हमने इतना बड़ा हाईवे बना दिया पहाड़ों पे, तो वो जो हम बेनिफिट देख रहे थे कि तेजी से मूवमेंट होगा और तेजी से ग्रोथ होगा, वो उस तरीके से ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज भी इसी तरीके से है कि फोरकास्टिंग जो हमारा है दैट इज वेरी लेस, जो हमारा नीड है। जैसे इन्होंने कहा है कि इंडिया में 40% जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक हजार्ड का कंडीशन रहता है, और नियर अबाउट 64% ऑफ जो एरिया है ओवरऑल है 60% के आसपास कहीं यहाँ पे दिया है लोग ऐसे हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर को फेस कर रहे हैं,
होता है ना कि मैं ऐसे जगह पे हूँ कि एक न एक दिन पानी भरेगा मेरे एरिया में, मुझे वो पानी पार करके जाना पड़ेगा, होगा ना फ्लड वाला। तो हर एक इंसान, जैसे आप लोगों ने भी फेस किया था होगा, अभी जब बारिश आ रही थी तो आपका भी कभी ना कभी कंडीशन आया होगा कि यू मस्ट हैव बीन इम्पैक्टेड। तो ये इम्पैक्ट नियर अबाउट 100 में से 60 लोग झेल रहे हैं, दैट इज द कंडीशन। अब यहाँ पे इसके लिए हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एक होगा ना, तभी लोग पहले से ही डिसीजन लेंगे। जैसे मेरे वहाँ बाढ़ आया, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होता, पहले से ही मुझे पता होता कि मेरे एरिया में बाढ़ से भर जाएगा, तो मैं पहले से ही दूध, ब्रेड, नमक, ऑयल सब खरीद के रखा होता। तो बाहर जाऊंगा तो रिस्क ज्यादा है कि मैं जाके किसी नाले में गिर गया। होता है ना कि आपको अगर डिजास्टर में है और वार्निंग पहले से नहीं मिले तो जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। और इन्होंने लिखा है कि नियर अबाउट जो हमें ज़रूरत है, जैसे कहाँ पे है, डॉपलर सिस्टम जो अर्ली वार्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो बड़े बड़े शहरों में नहीं है। बड़े बड़े शहरों आप छोड़िए, जो जो डॉपलर वेदर रडार सिस्टम है वो सिर्फ 39 जगहों पे हमने इंस्टॉल किया है। ये डॉपलर वेदर रडार सिस्टम होता है जिससे हम पहले से ही चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना बारिश आने वाला है, विंड वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर हो रहा है, कितने इंटेंसिटी में बारिश होगी। जो डॉपलर वेदर रडार है ये रेडियो वेव का यूज करते हैं। रेडियो वेव का यूज ऐसे होता है, माने वेव आ रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, वेव आया, टकरा के गाड़ी से गया, फिर गाड़ी 10 सेकंड बाद आगे आ गया, फिर दोबारा वेव आएगा और टकरा के जाएगा, तो दोनों के बीच में गैप हुआ, तो वो कितना डिस्टेंस चला और किस स्पीड से चल रहा है, वो हम रेडियो का बीच में जो गैप है वो निकाल के पता चला लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता होता है रेडियो वेव का, क्योंकि हम सोर्स से भेज रहे हैं, और उसका रेडियो वेव का इतना पता है कि जो स्पीड है दैट इज द एज पर द स्पीड ऑफ द लाइट। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। उसी से पता चलता है कि बादल किस तरीके से मूव कर रहा है, कितना डेंसिटी है। आप ज़्यादा अगर डेंसिटी होगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा काफ़ी फास्ट होगा, तुरंत तुरंत होगा, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। एक सिंपल भाषा में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी लगती है। इतना समझ में आ रहा है कि कैसे रेडियो जो डॉपलर वेदर रडार है वो कैसे होता है। डॉपलर का इम्पैक्ट आप लोग भी देखते होंगे, जब बस जाती है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हॉर्न में जो वेरिएशन होता है कि वो बाद में भी आती है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको पता चलता होगा, दैट इज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि वो आगे बढ़ते रहता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो इन्होंने कहा है कि जो, जैसे इन्होंने कहा कि इवन की सिटीज जैसे अहमदाबाद है, वहां पे ये रडार सिस्टम नहीं है, तो इन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको हम इंस्टॉल करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इसके लिए मिशन मौसम स्टार्ट किया है सितंबर 2024 में, और इसमें मेन एम है टू फोकस टू इंक्रीज द इंडियाज वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, कि वेदर का ऑब्जर्वेशन के लिए हम सैटेलाइट्स का पूरा कई कॉन्स्टलेशन बना के रखते हैं, मतलब कई सैटेलाइट्स जो हमें बताती रहती है, एंड इम्प्रूव द वेदर फॉरकास्टिंग मॉड्यूल्स, इन्वेस्टिंग वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये सब चीज़ें हम कंबाइंड करके करा रहे हैं। और ये मिशन मौसम है वो किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एंड जो 3 इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इतना नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि ये मिशन मौसम है, अभी स्टार्ट किया है सितंबर 2024 में। इसका एम है फोकस ऑन इंक्रीजिंग इंडियाज वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऊपर है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसके अंडर में 3 ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री के नीचे में होता है ना कई बॉडीज, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसके लिए पैसा दिया है वो 2000 करोड़ रुपए दिया है अभी। दूसरा जो इन्होंने सजेशन दिया है कि अभी तक जो डेटा इसका है उसको इन्होंने ओपन नहीं किया है, तो इन्होंने कहा ओपन डेटा होने से ये फायदा होता है कि जो अगर ये कुछ भी फाइंड कर रहे हैं तो डिफरेंट, जैसे कॉलेज होता है, डिफरेंट पीएचडी के लोग होते हैं, वो भी तो अपना रिसर्च करते रहते हैं, तो वो इन डेटास का यूज करके वो लोकलाइज वे में बढ़िया अवेयरनेस फैला सकते हैं कि गोरखपुर का अगर डेटा है तो गोरखपुर का कोई इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे पूरा रिसर्च करके दे सकता है ना कि इधर किस नदी से आता है, तो लोकलाइज इंफॉर्मेशन
could be there and it will help into the warning tool. यहाँ localize ज़्यादा impactful होगा. अगर आप पूरे एक बड़े लेवल पे करते हैं तो उतना प्रिसाइज नहीं दे सकते हैं जितना कि लोकलाइज्ड लेवल पे आप करते हैं. यूएस में ये सिस्टम है कि वहाँ पे ओपन सोर्स है डेटा का. जो भी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो एक उनका वेबसाइट है, वहाँ पे डेटा दे रहे हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव तो है नहीं. ये तो वैसे ही बता रहा है कि कब बारिश आएगी, कितना बारिश आएगी. तो अगर लोकल इंस्टीट्यूट या कोई भी जानता है तो वो एक तरीके से बेनिफिशियल ही है. ओवरऑल यही डिस्कशन है. क्लियर हुआ? मेन इसका जो मिशन मौसम है वो आप जानिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. 2024 का जो नोबेल मिला है दैट इज फॉर द, इन्होंने बोला है कि जितना भी ग्लोबल लेवल पे देशों के बीच में अमीरी गरीबी है दैट इज ड्यू टू द इंस्टीट्यूशनल सिस्टम. किसको किसको नोबेल मिला है ये तो उस दिन पढ़ा था. डायरन एसेमोलोगू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन. ठीक है. यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि इंस्टीट्यूशन जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज मीन बाय द इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन का मतलब यही होगा ना कि रूल रेगुलेशन इस देश में कैसा है, किस तरीके का है. ठीक है. इंस्टीट्यूशन का मतलब दिस इज रिलेटेड टू द वेरियस रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स. सोशल नॉर्म्स भी तो होते हैं, आपस में हम कैसे चीज़ों को डील करते हैं, किस तरीके का हमारा माइंडसेट है. सोशल नॉर्म्स दैट गवर्न ह्यूमन इंटरेक्शन इन द सोसाइटी. होता है ना कोई कोई सोशल नॉर्म्स. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी एक तरीके से फ्रेटर्निटी नहीं है, है ना. थोड़ा सा हम लोग आपस में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे थोड़ा सा चीजें टकराव वाली हो रही हैं. किसी किसी देश में होगा कि वहाँ पे काफी ज्यादा उनका इंस्टीट्यूशन सोशल नॉर्म कोहेसिव होगा तो वहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा ना. यहाँ पे हम लड़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे. तो जो सोशल नॉर्म्स होगा वो भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होगा. अब जो कॉलोनियल पावर था वो उसी तरीके से डेवलप कर रहा था. अब जहाँ से उनको नहीं रहना था तो वहाँ पे सोशल नॉर्म्स भी खराब कर रहे थे. डिवाइड एंड रूल हमने देखा था, हिंदू मुस्लिम को भी तो लड़ा रहे थे, अंग्रेज भी लड़ा रहे थे और उसी के नाम पे रूल कर रहे थे. ऐसे ही वो जितना भी रूल बनाए वो सब ऐसे बनाते थे कि जितना रिसोर्स हो सके उसको प्लंडर करके ब्रिटेन में ले जाया जा सके. और जहाँ पे उनको लगा कि उनके लोग रहेंगे वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच लाया, वहाँ का इंस्टीट्यूशन ऐसे डेवलप किया कि बाहर के लोग आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया. यहाँ पे अपना जबरदस्ती का करते थे, जिसका मन करे उसका जब्त करवा लेते थे, जिसका मन करे उस पर अपना अधिकार जमा लेते थे, ऐसा था. तो इन्होंने बोला है कि जो टोटल इन्होंने रिसोर्स किया है उन्होंने टोटली दिया है कि दिस इज ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन. दैट इज द मेन थिंग. साथ साथ इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी मैक्सिमम आप देश देखिएगा जिनमें इन्होंने कॉलोनियल रूल किया था मैक्सिमम वो डिक्टेटरशिप में चले गए. इंडिया 1947-45 से 1960-62 के बीच में 80-82 देश आज़ाद हुए थे. नियर अबाउट 82 में इंडिया ही सिर्फ ऐसा था जो डेमोक्रेसी बचा पाया. 81 इंडिया को छोड़ के सब जगह या तो मिलिट्री रूल हो गया या तो डिक्टेटर आके कैप्चर कर लिया. ठीक है. अब इनका कहना था कि आज़ादी के बाद भी वो जितने भी थे कंट्रीज वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं करा पाए. क्यों? क्योंकि जो कैप्चरिंग था वो डिक्टेटर का है और डिक्टेटर सोचा कि जब तक उसके पास पैसे जबरदस्ती वाले रूल से आ रहे हैं बिना इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का मतलब कि आप पावर लोगों के हाथ में दे रहे हैं, तो वो नहीं देना चाहते थे. तो बाद में भी उन्होंने पावर नहीं दिया, इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज या तो एशियन कंट्रीज है वो मैक्सिमम उनकी हालत यही थी. ठीक है. समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ? लेकिन जिसने भी बाद में इंस्टीट्यूशन को अच्छा करने की कोशिश किया, जैसे चाइना और इंडिया का एग्जांपल दिया जा रहा है कि 1990 के बाद हमने रूल बदला, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, प्राइवेट प्लेयर को भी प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन का दिया. तो यहाँ पे देखते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है. 1990 के पास गरीबी थोड़ी सी घटी है और चीज़ें थोड़ी सी डेवलप हुई हैं. तो यहाँ पे फिर इन्होंने प्रूव किया है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी देश की गरीबी में, या कोई भी देश वहाँ पे पॉवर्टी या गरीबी या वहाँ का रिचनेस अमीरी आ रही है. क्लियर हो रहा है? लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि अभी जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी हो रही है,
क्योंकि अभी देखिएगा अमेरिका इतना डेवलप्ड और अमीर होने के बाद भी वहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऐसा लीडर उभर के आ रहे हैं जो तो कहीं ना कहीं, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प को ही ले लें, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रिस्पेक्ट द लिबरल पॉलिसी। और जो हम कह रहे थे कि ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड होगा, कहीं ना कहीं अब प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग कम से कम बेचें। हम भी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, हम चाइना से ना लाएं, चाइना भी कह रहा है कि बाहर से ना आए, यूएस भी कह रहा है चाइना वाले ना आए। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ यही कहता है ना कि ट्रेड फ्री होना चाहिए क्रॉस द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल हम जो डेवलप कर रहे थे, जिसके कारण हम कह रहे थे कि इससे ग्रो हुआ है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे चीज़ें निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं। हम देख रहे हैं यूरोप में भी कुछ ऐसे लीडर सत्ता में आ रहे हैं जो इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो लिबरल इंस्टीट्यूट है। लिबरल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यूएन का रिस्पेक्ट करें, नहीं हो रहा है। इजराइल को देखिए, खुल्लम खुल्ला उसका विरोध है, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अगेंस्ट में। तो यही डिबेट हो रहा है यहाँ पे कि हम अभी जो है दैट इज गोइंग अगेंस्ट, जैसे है इन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी हम देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में, सब जगह हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक्सट्रैक्टिव बिहेवियर को बढ़ा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को नहीं प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कई जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। रसा का एग्जांपल आप ले सकते हैं, रसा में भी कंट्रोल कर रहे हैं। कई ऐसे डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है? इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। हमने देखा है कि इंक्लूसिव जो इन्होंने करा है, इसका भी लोग खिलाफ बोल रहे हैं कि आप जो कॉलोनियल पावर है उनको तो आप एकदम हटा दे रहे हैं, मतलब उनको तो आप ये कर दे रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन के ही कारण होता है। लेकिन और भी रीजन है, जैसे कि जो अनइक्वल रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज है, जहाँ पे मिलिट्री पावर भी है, कई कंट्रीज हैं मिलिट्री पावर का भी यूज किए हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो ग्लोबल लेवल पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपका सूड डेमोक्रेसी ये डिप्लोमेसी है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रीजन जो इन लोगों ने रिसर्च किया है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी तो एक रीजन है कि इंस्टीट्यूशन अगर आपने डेवलप किया तो वो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक आंसर लिख सकते हैं। So this is all about from the today's news analysis. I will conclude my session here. Thank you for joining the session. Any doubt, anything? Okay, all the best.